अब इस बात की विवेचना की जाए कि ये जो विभिन्न प्रकार की भाव प्रवणताएं हैं, भौम भाव प्रवणता, सामाजिक भाव प्रवणता और तथाकथित मानवतावाद है, ये सब क्या हैं? इनका यथार्थ क्या है? मनुष्य का अस्तित्व पंच भौतिक धरातल से ज्यादा मानसिक धरातल से जुड़ा हुआ है। अन्य जीव जंतुओं की सत्ता मुख्यतः भौतिक धरातल पर ही काम करती है, किंतु मनुष्य मुख्यतः मानसिक जगत का प्राणी है। मान लो किसी ने तुम्हारे मन को कष्ट पहुंचाया और उसके बाद तुम्हारे सामने खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन रखा, तो तुम उसे खाना नहीं चाहोगे। आखिर क्यों? क्योंकि तुम मन प्रधान जीव हो। मनुष्य शब्द का अर्थ है मन प्रधान जीव। मनुष्य शब्द में श्न प्रत्यय लगाने से मानव शब्द बना है। मानव माने वह जीव जिसमें मन की भूमिका प्रधान है। मन के अनेक कार्य हैं, जैसे चिंतन करना, स्मरण रखना इत्यादि। मन यह सब तो करता ही है। इसके अतिरिक्त मन की कार्य पद्धति 3 प्रकार की है: विवेक, कॉन्साइंस, भाव प्रवणता, सेंटिमेंट, और सहजात वृत्ति, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट। विवेक यानी कॉन्साइंस, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विवेक की कार्य पद्धति कैसी होती है? इसे करना उचित है या अनुचित, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करते करते, बुद्धि से तर्क करते करते मनुष्य जब उचित पथ को चुन लेता है, उसे ही कहते हैं विवेक। विवेक के पथ पर चलते समय मनुष्य के सामने हमेशा 2 विकल्प रहते हैं और दोनों विकल्प पास पास ही रहते हैं: औचित्य और अनौचित्य, करणीय और अकरणीय, चर्य और अचर्य। इसलिए विवेक के पथ में गति तो है, लेकिन अधिक तीव्र गति नहीं है, क्योंकि एक बार औचित्य को देखना है, मन ही मन उस पर विचार करना है, फिर अनौचित्य को भी देखते हुए उसके बारे में सोचना है और अंततः निश्चय करके एक सिद्धांत पर पहुंचना है। इसलिए विवेक के पथ पर डबल मार्च करना, तेज रफ्तार से चलना संभव नहीं है। अर्थात विवेक के पथ पर गति वृद्धि तो है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। भाव प्रवणता या सेंटिमेंट, यह मन की दूसरी कार्य पद्धति है। इसमें उचित और अनुचित का विचार नहीं है। कोई बात पसंद आई तो मन को उस ओर दौड़ा दिया। इस विचार शून्य दौड़ में हो सकता है कि आरंभ से अंत तक जो कुछ भी किया वह उचित हो, और यह भी हो सकता है कि वह अनुचित हो। इसलिए यह पथ अत्यधिक खतरनाक है, जोखिम भरा है। मान लो कि इस विवेक रहित दौड़ में आदि से लेकर अंत तक सभी कुछ अनुचित हुआ, तो क्या होगा? तो न केवल व्यक्ति विशेष, वरन समस्त परिवार, संपूर्ण जनगोष्ठी, पूरा राष्ट्र और पूरा का पूरा समाज ही महाविपत्ति की चपेट में आकर अंधे कुएं में गिर जाएगा, सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। उचित और अनुचित का विचार किए बिना यह जो दौड़ना है, इसे भाव प्रवणता कहते हैं, सेंटिमेंट कहते हैं। अर्थात एक भाव मन में आया और वह इतना प्रबल हो गया, उसके बारे में भला बुरा सोचे बिना बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ पड़े। बेलगाम घोड़े का कुछ निश्चित नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। वह गड्ढे में भी गिरा सकता है और सीधे रास्ते पर भी दौड़ा सकता है। मनुष्य में उचित और अनुचित को समझने की क्षमता है, क्योंकि उसका मन थोड़ा बहुत विकसित है, किंतु मनुष्यतर जीवों का मन विकसित नहीं है। इसलिए
उनके लिए तर्क के पथ पर सद असत का विचार करके सद्बुद्धि के पथ पर चलना संभव नहीं है, जबकि अधिकांश मनुष्यों के लिए यह संभव है। जो यह कहते हैं कि अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, किताब कापियों को ताक पर रख दो, उनका यह कहना उचित नहीं है। अध्ययन करना आवश्यक है। क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए, इसे समझना भी आवश्यक है। विद्वान और पंडित मनुष्यों के संपर्क में आना भी आवश्यक है। अच्छे विषयों को सुनना और समझना भी आवश्यक है। स्वाध्याय भी आवश्यक है। किंतु मनुष्येतर जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तर्क के पथ पर वे नहीं चल सकते, विवेक के पथ पर भी नहीं चल सकते। पशु पक्षियों में जिनका मन थोड़ा बहुत विकसित है, वे केवल भाव प्रवणता के पथ पर चल सकते हैं। अच्छा लगा तो दौड़ पड़े, नहीं लगा तो रुके रहे। रोटी का टुकड़ा देखते ही इधर उधर किए बिना कुत्ता उस तरफ दौड़ पड़ता है। पक्षी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। जमीन पर पड़े हुए धान को देखते ही उसे चुगने के लिए नीचे उतर जाता है और जाल में फंस जाता है। यदि तर्क बुद्धि होती तो सोचता, अच्छा तो इस जंगल में धान पड़ा हुआ है, ये कैसे हो गया? क्योंकि आसपास में न तो धान के खेत हैं और न ही कोई गांव, इसलिए जरूर कोई गड़बड़ है। जरा सोच विचार कर किया जाए, थोड़ा ध्यान में देखा जाए। अरे धान के नीचे तो जाल बिछा हुआ है, रस्सी भी बंधी हुई है, इसलिए मुझे नीचे नहीं उतरना चाहिए। यह हुआ तर्क का रास्ता। किंतु पक्षी केवल भाव प्रवणता के पथ पर चलता है और नीचे उतरकर जाल में फंस जाता है। अब आते हैं सहजात वृत्ति, इंस्टिंक्ट। जो अत्यंत अविकसित जीव हैं, उनमें भाव प्रवणता भी नहीं रहती। उनमें केवल सहजात वृत्ति होती है। जन्म से ही उन्हें जो अविकसित मन मिला है, उसी से काम करते हैं। ऑक्टोपस अपने सीमित मन की सहायता से ही केकड़े को पकड़ लेता है। सहजात वृत्ति के द्वारा ही मच्छर दूसरे शरीर पर बैठते ही रक्त चूसने लगता है। अच्छा बुरा उसकी समझ में नहीं आता। उनमें भाव प्रवणता भी नहीं रहती, उनमें इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। थोड़े बहुत विकसित प्राणियों में भाव प्रवणता सहजात वृत्ति पर हावी हो जाती है और अधिक विकसित जीवों पर, जैसे कि मनुष्य में, भाव प्रवणता, तर्क शक्ति और विचारशीलता या विवेक सभी रहते हैं। भाव प्रवणता हानिकारक है। कोई यदि युक्ति के पथ को छोड़कर भाव प्रवणता के पथ को अपनाता है तो उसके विपत्ति में पड़ने की संभावना 100% रहती है। यह बात तो ठीक है, किंतु उसके साथ ही साथ और भी बड़ी विपत्ति दिखाई देती है। भाव प्रवणता के पथ पर चलते समय उचित अनुचित की बात कोई नहीं सोचता। उस समय होता है क्या कि जब मनुष्य एक लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है, तो रास्ते में जो भी अंधविश्वास और तर्क विहीन बातें आती हैं, उन्हें वह आंख मुंह बंद करके चुपचाप मान लेता है। भाव प्रवणता के पथ का अनुसरण करने के कारण उसके मन में औचित्य और अनौचित्य को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि होना यह चाहिए कि मनुष्य युक्ति के पथ पर चले। युक्ति मनुष्य की संपदा है। यह मानसिक धरातल की वस्तु है जो कि अन्य जीवों में नहीं है। और जिस मनुष्य के अंतर मन में भक्ति और बाह्य जगत में युक्ति रहती है, उसकी जय अवश्यंभावी है। एकमात्र वे लोग ही इस धरती पर महान कार्य कर जाते हैं। जो लोग भाव प्रवणता के प्रभाव में आ जाते हैं, वे लोग अल्पकाल के लिए लोगों की वाहवाही लूटते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट बटोरते हैं, लेकिन बाद में उनके अनुयायी समझ जाते हैं कि उनसे भूल हुई।
उन्हें जो पथ दिखाया गया था वह युक्ति का पथ नहीं था। उनके नायक, उनके मार्गदर्शक स्वयं तो भाव प्रवणता के गलत प्रवाह में बह गए और साथ ही साथ उन्होंने पूरे समाज को भी गलत रास्ते पर झोंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज भी पतन के गर्त में गिर गया, ध्वस्त हो गया। इसलिए जिन लोगों ने अपने अपने जिन तथाकथित नायकों की बातों पर, उनके कार्यों पर वाहवाही की थी, वही लोग उनकी भर्त्सना करने लगते हैं। श्रद्धा भाव के बदले उनके मन में अपने पूर्व नायकों के प्रति अश्रद्धा का भाव आ जाता है। यही कारण है कि अतीत के किसी काल खंड में जिनकी तूती बोलती थी, समाज के हर क्षेत्र में जिनका प्रभाव था, जो लोग वैभवशाली राज सिंहासन पर बैठे थे, उनकी सारी प्रतिष्ठा, सारा गौरव नष्ट हो जाता है और उनका राज सिंहासन भी धूल में मिल जाता है। इतिहास से हमें यही शिक्षा मिलती है। कभी जिन्हें कंधों पर बिठाकर नाचे थे, जिन्हें जरूरत से ज्यादा गौरव प्रदान किया था, सिंहासन पर बैठाया था, बाद में उन्हीं लोगों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीटा और नीचे गिरा दिया और कहा, तूने हम लोगों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, बस अब तेरे दिन समाप्त हो गए। और जो लोग युक्ति के पथ पर चलते हैं, वे लोग ही महान काम कर पाते हैं। यह भी हो सकता है कि वे कोई बड़ा काम न कर सकें, कोई उल्लेखनीय काम न कर सकें, किंतु उनके द्वारा समाज की क्षति नहीं होती। और चूंकि उन्होंने समाज को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए अपने जीवन काल में वे लोग जो भी थोड़ा बहुत सम्मान पाते हैं, वह सदा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है। अब आते हैं भौम भाव प्रवणता और कुसंस्कार, दैट इज जियो सेंटिमेंट एंड सुपरस्टिशन। जो भौम भाव प्रवणता सबसे पहले मनुष्य की भाव संपदा पर आघात करती है, वह क्या है? वह व्यष्टि की भावनाओं के एक सीमित भूखंड पर केंद्रित करके उसकी भाव प्रवणता को उसी ओर बहा ले जाती है। वह अपने आंख कान खोलकर यह भी सोचना समझना भूल जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह उचित है या अनुचित, युक्तिपूर्ण है भी या नहीं। उस परिस्थिति में भाव प्रवणता उसकी युक्ति का स्थान ग्रहण कर लेती है और बाद में व्यष्टि की युक्तिपूर्ण और तार्किक बुद्धि को सदा के लिए हटाकर कुसंस्कार उसके मन में घर कर जाता है। यही कारण है कि जितने भी मजहब या धर्ममत, अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति भौम भाव प्रवणता पर आधारित है, जियो सेंटिमेंट पर आधारित हैं, प्रायः वे सभी आरंभ से ही अंधविश्वास के हाथों अपने को बेच देते हैं। कितने भी मजहब हैं, वे मुंह से तो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, किंतु भीतर ही भीतर भाव प्रवणता के दबाव में रहते हैं, सेंटिमेंट के दबाव में रहते हैं। भाव प्रवणता उन मजहबों को अंधविश्वास के महासागर में, दलदल में परिणित कर देती है, जिसमें मनुष्य फंस कर रह जाता है और युगों युगों तक उसी दलदल में फंसकर छटपटाता रहता है। उसकी अग्रगति सदा के लिए अवरुद्ध हो जाती है। बाबा कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मजहबी मामलों की तरफ सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष भूखंड और उसकी भौगोलिक स्थिति को केंद्र में रखकर जो भाव प्रवणता काम करती है, जो सेंटिमेंट काम करता है, उसमें मनुष्य दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता, दूसरों के प्राण रस को चूस कर अपने विकास में संलग्न रहता है और उसी को जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया समझने लगता है। उस दिन मैंने यह भी कहा था कि इसी मनोवृत्ति से फासिज्म का जन्म हुआ, उपनिवेशवाद पैदा हुआ, पूंजीवाद की स्थापना हुई, अल्पसंख्यकों का शासन ओलिगार्की प्रारंभ हुआ,
नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी सामने आई। इसी से समझ लो कि यह मनोवृत्ति कितनी भयानक है और समाज की प्रगति में कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ये सभी दृष्टांत समाज जीवन में भौम भाव प्रवणता की, जियो सेंटिमेंट की विनाशकारी विभीषिका को दर्शाते हैं। अर्थनैतिक क्षेत्र में भौम भाव प्रवणता का प्रभाव, दैट इज जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट। अर्थनीति क्षेत्र में भी यही स्थिति है। यदि हमारे इलाके में कच्चा लोहा नहीं है, सस्ती दर पर बिजली प्राप्त नहीं है, तो भी हमारे इलाके में ही स्टील प्लांट की स्थापना होगी। यदि हमारे क्षेत्र में कच्चा खनिज तेल नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो भी हमारे क्षेत्र में ही तेल शोधक कारखाना खुलेगा। इसी को जियो सेंटिमेंट, भौम भाव प्रवणता पर आधारित अर्थनीति कहते हैं। एक ताजा दृष्टांत दे रहा हूं। अंग्रेजी शासन के दौरान बंगाल के कच्चे जूट पर दंडी, ब्रिटेन का एक नगर में जूट उद्योग फला फूला। बाद में वहां का तैयार माल बंगाल के बाजारों में बिकने के लिए लाया जाता था। क्या यह अजीब स्थिति नहीं थी? यह बंगाल की संपदा का दुरुपयोग हुआ। जूट बंगाल की संपदा थी और उस पर आधारित उद्योग धंधे बंगाल में ही स्थापित हो सकते थे, और दंडी के लिए यह एक अव्यावहारिक नीति हुई, क्योंकि बंगाल से जाने वाले जूट के अभाव में वहां के उद्योग कभी भी बंद हो सकते थे। यदि दंडी में निर्मित जूट का तैयार माल बंगाल के बाजारों में न बिके, तो भी दंडी के उद्योग बंद हो जाते। इन परिस्थितियों में अर्थात दंडी को कच्चा माल मिलता रहे और बंगाल के बाजारों में वहां के तैयार माल की खपत होती रहे, इसलिए औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र उपनिवेशवाद, आर्थिक राजनीतिक फासिज्म और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार का सहारा लेते हैं। उन्हें कच्चा माल लगातार मिलता रहे, उनका तैयार माल बाजारों में बिकता रहे। इसके लिए वे परिस्थितियों का दबाव पैदा करके अपने चारों ओर एक विशिष्ट क्षेत्र, सैटेलाइट एरियाज का निर्माण करते हैं। विकासशील और अविकसित राष्ट्र जब विकसित राष्ट्रों की इस दुर्भावना को, षड्यंत्र को समझ लेते हैं, तो उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ जाती है। वर्तमान परिस्थिति में बंगाल में पैदा होने वाला जूट बंगाल के कारखानों के लिए अपर्याप्त है, इसलिए बाहर से भी जूट खरीदना पड़ता है। जूट उद्योग को यदि लाभप्रद बनाना है, यदि उसे ठीक तरह चलाना है, तो भौम भाव प्रवणता को छोड़कर, जियो सेंटिमेंट को छोड़कर विवेक के पथ पर चलना होगा। बंगाल में पैदा होने वाले जूट से जितने जूट मिल चल सकते हैं उन्हें ही चलाना होगा और बाकी सभी जूट मिलों को बंद करना होगा। जो मिल चलेंगे उनमें भी जूट के विभिन्न प्रकार के सामान तैयार करने के बदले विभिन्न वर्ग के जूट के धागे बनाना होगा। फिर जूट सहकारी संस्था के माध्यम से उन धागों को किसानों और बुनकरों के बीच बांटना होगा। वे सहकारी संस्थाएं केवल उसी माल का उत्पादन करेंगी जिनकी बंगाल में और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मांग है। व्यवहारिक धरातल पर हम देखते हैं कि बंगाल में धागों से बनी वस्तुओं का अत्यंत अभाव है। जूट सहकारी संस्थाओं में निर्मित माल उस अभाव को दूर करेगा। आर्थिक विकेंद्रीकरण की इस व्यवस्था से जूट सहकारी संस्थाओं के मिलने वाला लाभ जनसाधारण तक पहुंचेगा। विशाल जूट मिलों में धागों का निर्माण करने के बदले यदि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जूट के कच्चे माल को छोटे छोटे शहरों में कुटीर उद्योगों में बांटकर धागों का निर्माण वहीं कराया जाए तो और भी अच्छा होगा। जियो रिलीजियस सेंटिमेंट, भौम भाव प्रवणता पर निर्भर मजहब की विभीषिका। जो भी हो, अब फिर से असली विषय की चर्चा करें। मैंने पहले ही कहा है कि भौम भाव प्रवणता पर आधारित, जियो सेंटिमेंट पर आधारित
अर्थनीति समाज जीवन को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। वहां तर्क, विवेक या युक्ति की परवाह कोई नहीं करता। तर्क का गुण केवल मनुष्य को ही मिला है, पशु तर्क नहीं कर सकते। यही बात अर्थात तर्क या युक्ति को भूलकर जो भी मन में आए वही करने की बात भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब पर भी लागू होती है। अमुक देश में अमुक तीर्थ स्थान ऐसा है जहां मनुष्य की बात तो दूर, यदि कौवा भी मर जाए तो वह सीधे स्वर्ग जाएगा। अतिशयोक्ति के रूप में कोई कहता है मैं वृंदावन का दास हूं। यह जियो सेंटिमेंट भौम भाव प्रवणता की चरम सीमा है। वृंदावन एक स्थान है जहां चारों तरफ मिट्टी बिखरी हुई है। अरे भाई, तू उसका दास कैसे हो गया? लगता है कि तेरी विवेक बुद्धि कहीं खो गई है, तभी तू ऐसा बोल रहा है। कोई और कहता है मैं वृंदावन का दास नहीं हूं, वरन वहां की धूल हूं। तू मनुष्य है, तेरे शरीर का निर्माण पंचभौतिक तत्वों से हुआ है। आखिर किस दुख के कारण तुम केवल धूल बनना चाह रहा है? एक और महाशय एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं नहीं नहीं, मैं धूल नहीं हूं, मैं वृंदावन के कौवे की विष्टा। यह तो अतिशयोक्ति की चरम सीमा है। इन लोगों के लिए तर्क का, युक्ति का कोई महत्व नहीं है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यही है भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट पर आधारित मजहब धर्ममत की अभिव्यक्ति। कोई कह रहा है मरना तो है ही, काशी जाकर मरेंगे। अरे भाई, सभी देश एक समान हैं, सभी परम पुरुष की अभिव्यक्तियां हैं। धर्म की सर्वमान्य व्याख्या कहती है कि ईश्वर सर्वत्र हैं। विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोर विश्वमिदं जगत। वे लोग धर्म के इस सार तत्व को भूल बैठे हैं। अंततः काशी को केंद्रित करके ही उनका धर्म खड़ा हुआ है। यही है भौम भाव प्रवणता पर आधारित धर्ममत। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार किसी तीर्थ स्थान का दर्शन कर लो तो स्वर्ग में एक बंगला सुरक्षित हो जाएगा। यह कैसी मनोवृत्ति है? जब सभी दिशाएं समान हैं तो केवल पूर्व की ओर देखकर ही पूजा क्यों की जाए? यह भी कोई बात है? सभी देश, सभी दिशाएं एक समान हैं। येषोह देवः प्रदिशो हनु सर्वा, पूर्वोह जात स उ गर्भे अंतः। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैत्रिक, नैक्सृत्य, ऊर्ध्व, अधः, सभी दिशाओं में मेरे परम पुरुष व्याप्त हैं। यदि कोई किसी एक दिशा को महत्व देता है, इसका मतलब हुआ कि वह भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब को मानता है। धर्म नहीं बल्कि उपधर्म के पथ का अनुसरण कर रहा है। भौम भाव प्रवणता मनुष्य की भाव संपदा का सबसे बड़ा शत्रु। भौम भाव प्रवणता मनुष्य की भाव संपदा का सबसे बड़ा शत्रु। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटीज इनर एसेट इज जियो सेंटिमेंट। आखिर इसका परिणाम क्या होता है? जो धर्ममत, अर्थनीति, समाजशास्त्र और समाजवाद इत्यादि किसी जियो सेंटिमेंट भौगोलिक सीमा में बंधे हुए हैं, वे सभी लोगों के मन को किसी सीमित भूखंड या किसी विशेष दिशा तक ही सीमित कर देते हैं। जो देश उनकी निर्धारित भौगोलिक सीमा में नहीं आते और जो दिशाएं उनकी पूजनीय दिशाओं से मेल नहीं खाती, वे सभी अपवित्र व नापाक हो जाते हैं। और इस तरह पवित्रता अपवित्रता की स्वनिर्मित परिभाषा के अनुसार कुछ लोगों को पूर्व दिशा पवित्र लगती है तो कुछ पश्चिम दिशा को पवित्र मानते हैं। और जब इन दोनों समूह के लोगों की भावनाएं आपस में टकराती हैं तो उन लोगों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वे आपस में लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, मानवता को भूल जाते हैं। धर्म का मूल तत्व उन लोगों से दूर चला जाता है।
इस तरह हम देखते हैं कि जियो सेंटिमेंट जो है, भाव प्रवणता जो है, मनुष्य की भाव संपदा का सबसे बड़ा शत्रु है। भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट कहां से आया? इसका जन्म कहां हुआ? जब भी मनुष्य अपनी तार्किक बुद्धि को छोड़ देता है, विवेक के पथ को भूल जाता है, वहीं पर भौम भाव प्रवणता उसे जकड़ लेती है। भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट अत्यंत सस्ती वस्तु है। धर्म का भौम भाव प्रवणता से कोई संबंध नहीं है। धर्म वस्तुतः विवेक के पथ का चरम लक्ष्य है। भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट जैसी सस्ती चीज से परम पुरुष को नहीं पाया जा सकता। महत वस्तु को पाने के लिए महत्ता अर्जित करनी होगी। बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए अधिक दाम देना होगा। परम पुरुष इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि उन्हें जियो सेंटिमेंट से प्राप्त कर लिया जाए। भौम भाव प्रवणता पर आधारित राजनीति और समाजवाद की यही स्थिति है। कुछ लोग राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते हैं और समझते हैं कि समाजवाद केवल उनके देश तक ही सीमित है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जियो सेंटिमेंट, भौम भाव प्रवणता पर आधारित मजहब, अर्थनीति और समाजवाद, ये सब मनुष्य को केवल एक छोटे से भूखंड से ही बांट कर नहीं रखते, बल्कि एक जनसमूह की दूसरे जनसमूह से दूरी को बढ़ा देते हैं, उन्हें आपस में लड़ा देते हैं, मार काट करवा देते हैं, और इसीलिए ये सभी मानव सभ्यता के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। कालिकता, 7 मार्च 1982।